कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, भाग 3। लेकिन राधा, आप माइंडेड लॉयर हैं। आप राधा को कोई भी ऐसी पट्टी पढ़ा दें कि वो मुकदमा चलाने तक अपने मुंह से प्रूफ वाली बात ना निकाले। ठीक है, मैं शाम को कार में घूमने जाता हूँ, लेकिन मेरी बेटी सीमा भी मेरे साथ जाया करती है। अभी वो अपने नाना के पास गई है। मैं वो प्रूफ वाली पोटली कालिया नाली में गिरा दूंगा। अपने पास रखने से काफी खतरा है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। किशन खड़ा होकर बोला, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात सीक्रेट रखेंगे। राधा को ये फील नहीं होगा कि मैं यहाँ आया था। नेवर माइंड, यू कैन गो। शंकर लाल ने किशन को विदा किया और फिर गोरखे को आवाज लगाई, चंदन सिंह। जी साहब, गोरखे ने अदब के साथ पूछा। सुनो, शंकर लाल ने पहले तू बदला। अंदर आओ और राधा नाम की जो लड़की बैठी है उसे यहाँ भेज दो। अच्छा साहब। 5 मिनट बाद ही राधा ने प्रवेश किया। उसने वो सबूत वाली पोटली भी उठा रखी थी। शंकर लाल तब न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ, जैसे वो स्वयं से ही बातें कर रहा हो। क्या हुआ अंकल? राधा के मुंह से अनायास ही निकल गया। शंकर लाल ने न्यूज़पेपर पर अपनी आंखें हटाकर राधा को देखा, जैसे वो राधा की उपस्थिति से नावाकिफ ही था। ओह राधा, आओ बैठो बैठो, उसने राधा से कहा। राधा के बैठने पर बोला, कमाल की न्यूज़ दी है पंजाब केसरी ने। लिखता है कि एक बेटी के साथ कुछ गुंडों ने जबरदस्ती की। वो लड़की उन गुंडों के खिलाफ कुछ सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। फिर क्या हुआ? राधा ने धड़कते हुए दिल से पूछा। होना क्या था? पुलिस ने उन गुंडों से रिश्वत ले ली। पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ ही काम किया, उसके सभी सबूतों को खत्म कर दिया, जिससे वो गुंडे बाइज्जत बरी हो गए। राधा ने पोटली सीने से लगाते हुए पूछा, क्या ऐसा हो जाता है? पुलिस अपराधी का साथ देती है और अपराधी के खिलाफ सारे सबूतों को नष्ट कर देती है? श्योर, उन्होंने दोनों हाथ फैलाए, पैसे से तब कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं? सुनो राधा, तुम्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां जाकर तुम किशन के खिलाफ रिपोर्ट करो। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और किशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेगी। लेकिन ये पोटली, इसे एक काम करो, इसे हमारे पास ही छोड़ जाओ। हो सकता है कि पुलिस इन सबूतों को गायब ही कर दे। हम इन सबूतों को मुकदमे में शामिल करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। जी, यही ठीक रहेगा। राधा एक माइंडेड लॉयर के झांसे में आसानी से फंसते हुए बोली। उसने अपने ड्रेस से 100 के 15 नोट निकालकर टेबल के टॉप पर रख दिए। वो शंकर लाल को नमस्ते कहने के बाद सीधे छिपी टैंक मोहल्ले के पुलिस स्टेशन जा पहुंची। कहिए, इंस्पेक्टर मोहन ने राधा को संबोधित किया। जी, मैं कंप्लीट करने आई हूँ। राधा के स्वर में झिझक थी। किसके खिलाफ? किशन के खिलाफ। क्यों? क्या किया उसने? उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, मुझे किडनैप कर लिया। क्या? कुर्सी से उछल पड़ा। कब? कहाँ? राधा ने वही बात दोहरा दी जो शंकर लाल के सामने कही थी। ओह, मोहन सोच में पड़ गया। आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और अब आप मुझे 3 घंटे के बाद कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई हैं? वो बात यूं हुई कि मैं नर्वस थी, लेकिन मेरे मन में उस कुत्ते किशन के लिए नफरत थी। मैं सबसे पहले वकील शंकर लाल के पास पहुंच गई थी। वकील शंकर लाल? मोहन के मुंह से निकला। क्या आप उन्हें जानते हैं? राधा ने यूं ही पूछ लिया। भला उन्हें और कौन नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली तौर पर जानता हूँ। उनकी बेटी सीमा मेरी मंगेतर है। वकील साहब बहुत जल्दी मेरे ससुर बनने वाले हैं। ऐसा है, आप सामने बैठे सब इंस्पेक्टर मोरे के पास चले जाइए, रिपोर्ट वही लिखते हैं। राधा ने रिपोर्ट लिखवा दी। इंस्पेक्टर मोहन ने जीप निकलवाई। ड्राइवर के अलावा वो और राधा जीप में सवार हुए। जीप ने 10 मिनट बाद ही उन्हें किशन के घर पहुंचा दिया, लेकिन घर का ताला बंद था। मोहन जीप में बैठे बैठे ही किशन के आने का इंतजार करने लगा। करीब आधा घंटे के बाद ही एक
थ्री व्हीलर किशन के घर के सामने रुका। उसमें से किशन ही उतरा। उसे किराया चुकाया, थ्री व्हीलर वहां से फूट लिया। और ये देखकर राधा हैरान हो गई, क्योंकि उसने कल रात लगभग किशन को लोहे के ताले से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, लेकिन इसके सर पर तो कोई चोट का निशान ही नहीं है। यहां तक कि ये बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन कैसे? ए मिस्टर, किशन के घर की तरफ बढ़ते हुए कदम रुके। उसने जीप में बैठे इंस्पेक्टर मोहन को देखा। कम हियर। वो जीप के नजदीक पहुंचा, उसे दोनों हाथ जोड़े और फिर बोला, नमस्ते साहब। इन्हें जानते हो? मोहन ने राधा की तरफ इशारा किया। ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही 2-4 बार इस रास्ते से गुजरते हुए देखा है। झूठ बोलता है ये। तूने बर्बाद कर दिया। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? आती है, तभी तो सच बोल रहा हूँ। उसने राधा के दोनों हाथ अपने कॉलर से अलग किए और बोला, तुम कब की बात कर रही हो देवी? मैं रात की बात कर रही हूँ। कमाल है, जब मैं रात इस शहर में था ही नहीं, फिर क्या मैंने तुम्हें ड्रीम में किडनैप किया? किशन, मोहन ने हस्तक्षेप किया। रात तुम कहाँ थे? मेरी फैक्ट्री में हड़ताल यानी स्ट्राइक चल रही है, सो मैंने एंजॉय के लिए दिल्ली चला गया और अभी दिल्ली से सीधे आ रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है। मोहन के पूछने पर किशन ने जेब से रेलवे के 2 टिकट निकाले और मोहन को देते हुए बोला, ये लो, दिल्ली से यहाँ तक का टिकट। चेकिंग गेट पर इत्तेफाक से दोनों ही जगह भीड़ थी, इसलिए ये दोनों टिकट मेरे पास ही बचे रह गए। मोहन ने गौर से टिकट देखे। दिल्ली तक जाने के टिकट पर कल की डेट थी और दूसरे पर आज की। वो बोला, इस बात का क्या सबूत है कि इन टिकट का प्रयोग तुमने ही किया है? तुम्हारे पास दिल्ली तक जाने का कोई सबूत है? किशन ने ब्रीफकेस खोला। उसने कुछ पुर्जे निकाले तथा मोहन के हाथ में दे दिए। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं त्रिवेणी होटल में ठहरा था। ये बिल है खाने के और स्वीट के। मोहन ने अजनबी निगाहों से बिल देखे, फिर बोला, किशन, मिस राधा ने तुम पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है। क्या तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। तो फिर बेवजह इन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मोहन की बात पर किशन हड़बड़ाते हुए बोला, ये लो, भला मुझे क्या मालूम। मिस राधा के अनुसार आपने इनका किडनैप किया और इनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की है। तुम्हारे घर के भीतर वाले कमरे में ये सब हुआ। चलिए वो कमरा दिखाइए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर दिखाते हो या नहीं? किशन चुपचाप उन्हें भीतर वाले कमरे में ले गया। कमरे में कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं था, सब कुछ पहले जैसा लगा हुआ था। इस बेड की शीट कहाँ है? वो तो मैंने एक फकीर को दे दी। राधा चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि वो बेड शीट में ही वो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ले गई थी, जो अभी फिलहाल शंकरलाल के पास थी। फिर मोहन बेड का चक्कर काट कर दूसरी तरफ गया। वहां फर्श पर लगे एक धब्बे को देख रहा था। किशन, वो पलटा। राधा जी के अनुसार रात उन्हें किडनैप करने के बाद इधर ही बेहोश होकर लुढ़क गई थी। ये लहू का धब्बा तुम्हारे गिरने का ही परिणाम है? जब मैं रात था ही नहीं, किशन निर्भीकता के साथ बोला। काफी दिन पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, ये उसी वक्त का धब्बा है। उसने पेन सरका कर पैर पर बंधी पट्टी दिखाई। ये धब्बा ताजा है, तुम्हारे कहे अनुसार पुराना नहीं है। मुझे सारी स्थिति की संदेहजनक लग रही है। तुमको मेरे साथ स्टेशन चलना होगा। तुम्हारी और मिस राधा की जांच होगी। डॉक्टरी रिपोर्ट से ही असली बात का पता चलेगा। लेकिन कुछ नहीं, पहले पुलिस स्टेशन, उसके बाद कोर्ट। राधा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। मिलॉर्ड, शंकरलाल चीखे, विटनेस बॉक्स में खड़े इस शख्स ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसने मासूम राधा के साथ जबरदस्ती की और इसे किडनैप करने की कोशिश की है। इसने इंसानियत के नाम पर थूका है। इसने सबसे बड़ा पाप किया है। नारी एक महान विभूति है। नारी ने पुरुष को जन्म दिया है। मुजरिम किशन ने भोली भाली लड़की राधा का जीवन बर्बाद कर दिया है। मुजरिम ने राधा को बेदाग करने की कोशिश की और उसका जीवन कलंकित कर दिया।
मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुजरिम को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि फिर से कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस कदम उठाने की हिम्मत ना कर सके, फिर किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना कर सके। मिलॉर्ड, वकील रामदयाल खड़ा होकर बोला, अभी मेरे सीनियर वकील साहब ने नारी के ऊपर जो कमेंट्री की है बहुत सही है। मैं भी जानता हूँ कि नारी महान है, त्याग और प्रेम की देवी है, लेकिन यहाँ तो बात किडनैपिंग और जबरदस्ती की है। अभी तक वकील साहब ये साबित नहीं कर पाए हैं कि मिस्टर किशन ने मिस राधा को किडनैप किया था, क्योंकि मेरे मुवक्किल कल रात यहाँ मौजूद ही नहीं थे। मेरे क्लाइंट ने अदालत में दिल्ली तक जाने के 2 टिकट पेश कर दिए हैं। दोनों टिकट ये साक्ष्य करते हैं कि मिस्टर किशन 16 जनवरी को दिल्ली गए और 17 जनवरी को वापस लौट कर आए। रेलवे टिकट ये साबित नहीं कर सकता कि मुजरिम दिल्ली गया था। टिकट पर यात्री का नाम नहीं लिखा था। मुजरिम का कोई भी जानकार या मित्र दिल्ली तक आ जा सकता है और फिर टिकट मुजरिम प्राप्त करके स्वयं को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर सकता है, शंकरलाल ने कहा। विटनेस बॉक्स में किशन खड़ा था और ठीक सामने बने दूसरे विटनेस बॉक्स में राधा खड़ी हुई थी। मिलॉर्ड, किशन का वकील बोला, चलो मैं वकील साहब की बात मान भी लेता हूँ कि मिस्टर किशन द्वारा प्रस्तुत किए गए टिकट किसी दूसरे आदमी के हैं, किसी दूसरे आदमी की ट्रेन का है, कोई दूसरा आदमी रहा। लेकिन मेरे क्लाइंट ने दिल्ली के त्रिवेणी होटल के बिल भी अदालत में पेश किए हैं। उन बिलों पर मिस्टर किशन का नाम भी लिखा हुआ है और उनके साइन भी है। इन बिलों को दूसरी कॉपी होटल से प्राप्त की जा सकती है। शंकरलाल उठ खड़ा हुआ और कुछ सोचते हुए बोला, मिलॉर्ड, ये पैसे का युग है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। फिर होटल के बिल कोई मायने नहीं रखते। यदि ये बिल खरीदे हुए हैं तो होटल का मैनेजर मुजरिम के हक में ही बयान देगा। वैसे काउंटर से 2-4 बिल फाड़ कर कोई भी अक्लमंद इंसान ला सकता है। वो बाद में चाहे उस पर जो लिख दे। ये भी तो हो सकता है कि मुजरिम का कोई चिंतक होटल जाता है और वो बजाय अपने नाम के मुजरिम का नाम लिखवा देता है। होटल के रजिस्टर में वो मुजरिम के मिलते जुलते साइन कर देता है और बिलों पर बाद में मुजरिम अपने साइन कर देता है। मिलॉर्ड, मेरे सीनियर वकील जबरदस्ती ही मेरे क्लाइंट पर झूठा आरोप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट ने अपनी बेगुनाही में कुछ सबूत पेश किए हैं। ये उन सबूतों को अपने बेबुनियादी तर्कों से काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी सीनियर दोस्त ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने पहले से योजना बनाकर उनका किडनैप किया और उनको साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? यस मिलॉर्ड, टिम ने पहले से ही सोची योजना के अनुसार ही मेरे क्लाइंट को किडनैप किया। मुजरिम को पता था कि कोई लड़की उस पर इल्जाम लगाएगी जो ये दोनों टिकट बचाए रखते हैं। मुजरिम का ये कह देना कि चेकिंग गेट पर भीड़ होने की वजह से टिकट बचे जचता नहीं है। टिकट कोई बिस्कुट नहीं है जो कोई चेकिंग गेट पर भीड़ होने के कारण घर चला आए। फिर दिल्ली जैसे स्टेशन पर चेकिंग गेट पर 2 टिकट कलेक्टर खड़े होते हैं जो किसी भी आदमी को बगैर टिकट प्राप्त किए गेट से पास नहीं होने देते। कोई भी सभ्य इंसान होटल के बिलों को ब्रीफ केस में ट्रैवलर चेक की तरह नहीं रखता। मुजरिम का टिकट और बिल अपने पास सुरक्षित रखना ही इस बात का सबूत है कि इसने टिकट और बिल किसी तरह से प्राप्त किए हैं ताकि ये साबित कर सके कि कल रात ये यहाँ पर नहीं था बल्कि दिल्ली में था। मैं डॉक्टर सुशील से कहूँगा कि वो डॉक्टरी रिपोर्ट अदालत में पेश करे और स्वयं ही अदालत को बताए कि मेरी क्लाइंट राधा जो कह रही है वो सच है या नहीं। डॉक्टर सुशील ने अपनी रिपोर्ट जज साहब तक पहुंचा दी। वो राधा वाले विटनेस बॉक्स में जाकर खड़े हो गए और बोले, मिस राधा और मिस्टर किशन की डॉक्टरी जांच मैंने की है। मिस्टर किशन, इनके शरीर पर किसी भी किस्म की खरोंच का निशान नहीं पाया गया है जो कि ये साबित करता है कि इन्होंने किसी के साथ जबरदस्ती की है। मिस राधा की मेडिकल रिपोर्ट जांच से पता चला है कि ये पहले से ही चोटिल थी। इन्होंने इतनी पी हुई थी कि इनको सूझ नहीं थी कि ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। उसी वजह से इनको चोट आई है और इनके ब्लड में भी अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए हैं। रही मिस राधा के होठों के जख्म का निशान, लेकिन ये निशान तो दांतों से भींचकर भी बनाए जा सकते हैं और ना ही मिस्टर किशन के नाखूनों में खाल या लहू का कोई अंश पाया गया है। ये झूठ है। ये रिपोर्ट और ये डॉक्टर भी झूठा है। इसने झूठी रिपोर्ट तैयार की है।
किशन ने इस डॉक्टर को खरीद लिया है। राधा हिस्टीरियस ढंग से चीखी। मिस राधा, जज साहब गर्जे। डॉक्टर साहब सरकारी मुलाजिम है, तुम डॉक्टर साहब पर इल्जाम लगाकर कानून की तौहीन कर रही हो। जब तक अदालत आज्ञा न दे तुम नहीं बोलोगी। क्यों ना बोलूं मैं? मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। इस दरिंदे ने मुझे बर्बाद कर डाला और मैं चुप रहूं। इसके कारण मैं कलंकित हो गई हूं और इसे सजा नहीं मिल रही है। मुझ पर जुल्म तोड़ा गया और उल्टे मुझे ही दोषी बनाया जा रहा है। क्या यही है आपका कानून, जो अपराधी को बख्श रहा है और एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दे रहा है कि मैं इसका शिकार होते हुए भी किशन पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? क्या वाकई में राधा के साथ ऐसा कुछ हुआ था? क्या वाकई में राधा सच कह रही है या फिर किशन सच कह रहा है? अगर राधा ने किशन को उस रात मार डाला था ताली से पीट पीट कर, तो फिर उसके सामने अचानक से किशन जिंदा कैसे खड़ा है? क्या है इस कहानी का सच? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।